कछवाहा वंश के शासकों के क्रम में मैं आपसे बातचीत कर रहा था सवाई जय सिंह, जो निश्चित रूप से उन्होंने एक अलग ही पहचान जयपुर को दिलाई थी। मैं आपसे ये निवेदन करूं कि आधुनिक जयपुर के निर्माता मिर्जा इस्माइल थे। तो यह है कि आधुनिक जयपुर को जो आधुनिक स्वरूप प्रदान करने वाले मिर्जा इस्माइल थे। कछवाहा वंश के इसी शासक के बारे में मैं एक अन्य बात की और आपको संकेत करना चाहूँगा कि अश्वमेध यज्ञ करने वाले अंतिम हिंदू सम्राट सवाई जयसिंह थे और इस यज्ञ के पंडित पुंडरीक रत्नाकर थे। पंडित पुंडरीक रत्नाकर ने इस अश्वमेध यज्ञ कराने में निश्चित रूप से अपनी भूमिका निभाई थी। तो कछवाहा वंश के ये शासक निश्चित रूप से अपने स्थापत्य कला, अपनी वास्तुकला और अपने विभिन्न कार्यों के लिए एक अपनी अलग ही पहचान रखते थे। इन्हीं के क्रम में सवाई ईश्वर सिंह हुए इसी शासन क्रम में, और अगले क्रम में हम सवाई माधो सिंह प्रथम की बात करेंगे। लेकिन उसके पश्चात मैं जिस कछवाहा वंश के शासक की बात आपसे करना चाहूँगा वे सवाई प्रताप सिंह हैं। सवाई प्रताप सिंह, जिनका शासनकाल 1778 से 1803 ईस्वी रहा है। सवाई प्रताप सिंह सन 1778 से 1803 तक अपने सिंहासन पर विराजमान रहे और इन्होंने भी जयपुर शहर के लिए अपने वास्तुविद, अपनी स्थापत्य कला के द्वारा अपनी एक अलग ही पहचान जयपुर को प्रदान की। सन 1799 में सवाई प्रताप सिंह ने हवा महल का निर्माण करवाया था।
तो 1799 में निर्मित हवा महल, जिसके वास्तुकार लालचंद उस्ता थे। तो निश्चित रूप से आप ये कहें कि यह हवा महल, जिसे आप एयर ध्रुव के नाम से भी संबोधित कर सकते हैं, हवा महल एयर ध्रुव के नाम से भी जाना जाता है। और यह हवा महल की आकृति श्री कृष्ण के मुकुट के समान है और यह 5 मंजिला है तथा इसमें आप ये कहें 953 खिड़कियां और 152 झरोखे हैं। नौ सौ तिरपन कुल खिड़कियां और 152 झरोखे हैं। तो निश्चित रूप से यह उस काल का एक विशिष्ट आकृति में बना एक स्थान है, जहाँ पर आप ये कहें या आप ये जानें कि राजा महाराजाओं की जो विभिन्न रानियां और स्त्रियां होती थी, वे इन झरोकों में बैठकर, इस हवा महल में बैठकर बाजार की गतिविधियां देखती रहती थी और अपना जो दिन का समय है उसमें बाजार की क्या रौनक है उस पर उनकी निगाह रहती थी। तो निश्चित रूप से हवा महल भी गुलाबी शहर का एक महत्वपूर्ण स्थल है, जिसे सभी पर्यटक देखना चाहते हैं। तो निश्चित रूप से कुशवाहा वंश, जो बाद में चलकर कछवाहा वंश के रूप में प्रसिद्ध हुआ, और ये ढूंढार प्रदेश से भी जाना जाता है। और मैं ये आपसे कहना चाहूँगा कि प्रारंभिक काल में इसका मूल स्थान निश्चित रूप से दौसा, और दौसा के बाद आमेर, और आमेर के बाद जब हम 1727 में जयनगर के रूप में इसे देखते हैं, सिटी ऑफ विक्ट्री के रूप में इसे देखते हैं, और हम ये जाने कि बंगाल के इंजीनियर विद्याधर भट्टाचार्य ने इस शहर की सुव्यवस्थित तरीके से स्थापना करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो निश्चित रूप से यह कुशवाहा या कछवाहा वंश इतिहास में मुगलों के साथ अपनी भूमिका के लिए जाना जाता है, और राजपूताने की जितनी भी प्राचीन रियासतें हैं उसका सबसे एक अलग ही रूप हमें देखने को मिलता है। इस काल के शासक
मुगलों के काफ़ी निकट रहे और मुगलों से उनके संबंध रहे, जिस कारण से आप ये कहें कि यह आर्थिक रूप से एक संपन्न रियासत उस काल में रही थी और इसका नाम और इसकी विशिष्टता इसी कारण से अलग हटकर है। अब मैं राजस्थान के प्रमुख राजवंशों के क्रम में जोधपुर के राठौड़ वंश की बात करना चाहूँगा, राठौड़ डायनेस्टी ऑफ मारवाड़। जैसा मैं आपसे निवेदन करना चाहूँ कि यह जोधपुर निश्चित रूप से राठौड़ वंश के रूप में इसकी शुरुआत सर्वप्रथम राव सिंहा ने की थी। राव सिंहा ने सर्वप्रथम आप ये कहें कि 1273 ईस्वी में पाली को अपनी राजधानी बनाया था। निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि जोधपुर में राठौड़ वंश की स्थापना या मारवाड़ में राठौड़ वंश की स्थापना राव सिंहा ने सन 1273 में की थी। राव सिंहा जो महाराष्ट्र में जिन्हें राष्ट्रकूट कहा जाता है, ये वहीं से निकलकर इधर राजस्थान जो पश्चिमी दिशा में स्थित है और इस पश्चिम दिशा के अंतर्गत उन्होंने सर्वप्रथम पाली नामक एक स्थान को विजित किया। पाली में उस काल में पालीवाल ब्राह्मणों का साम्राज्य था। राव सिंहा ने पाली को विजित कर आगे की ओर प्रस्थान किया और उस काल में मंडोर पर भी शायद उन्होंने अधिकार किया होगा। राव सिंहा के पुत्र या उसी क्रम में हम ये कहें सन 1395 में राव चूंडा ने मंडोर को अपनी राजधानी बनाया। राव सिंहा मारवाड़ में राठौड़ वंश के संस्थापक रहे और कालांतर में राव चूंडा ने मंडोर को अपनी राजधानी बनाकर मंडोर, जहां पिढ़ियार प्रतिहार राजाओं का शासन रहा और यह शासन उस काल में एक दीर्घकालीन या लंबे समय तक रहा था, लेकिन इन पर भी अधिकार करके आप ये कहें कि राठौड़ वंश ने जोधपुर से पहले मंडोर, जिसका मध्यकाल या प्राचीन नाम मंडोवर भी रहा, और मंडोवर से ही हम ये कहें कि उस काल में
मंदोदरी भी इसी स्थान के लिए जानी जाती है। तो निश्चित रूप से मंडोर पर अधिकार करने के बाद राव चुंडा के इस कार्य के पश्चात हमारे सामने जो एक प्रमुख नाम आता है वह राव जोधा का आता है। राव जोधा ने मई 1459 को जोधपुर नगर की स्थापना की थी। राव जोधा ने 19 मई 1459 में मेहरानगढ़, जिसे गढ़ चिंतामणि भी कहा जाता है, अपने किले की स्थापना की थी। और ऐसा कहा जाता है कि वहाँ पर चिड़ियानाथ, जो एक नाथ संप्रदाय के तपस्वी थे, वे अपनी तपस्या कर रहे थे। वे इधर उधर होने से राव जोधा के सैनिकों ने उनके तपस्या स्थल को वहाँ से हटा दिया था। और उस तपस्या स्थल को हटा देखकर जब चिड़ियानाथ वहाँ वापस आए तो देखा कि उनका तपस्या स्थल वहाँ नहीं है। तो वे थोड़े नाराज हुए, कुपित हुए, और उस कुपित अवस्था में ही उन्होंने ये कह दिया कि यहाँ पर किसी का राज्य नहीं बच सकेगा और ये स्थान जो है हर दूसरे साल अकाल का सामना करेगा। तो निश्चित रूप से नाथ संप्रदाय के साधु के यह वचन हमें इस शहर के लिए लंबे काल तक भले ही अपने असर या प्रभाव में रहे हों, लेकिन बाद में चलकर राजा राम या राजू राम भील या राजा भील के नाम से जब एक व्यक्ति ने अपने प्राणों का बलिदान सहर्ष होकर किया तो यहाँ यह इस मेहरानगढ़ का निर्माण हुआ। ये मेहरानगढ़ 1459 में इसकी नींव रखी गई थी और बाद में चलकर ये गढ़ चिंतामणि और इसे मयूरध्वज आकृति का दुर्ग भी कहते हैं। लगभग 500 ऊंचाई फीट पर मोर के पूंछ की आकार का यह पहाड़ी स्थल अपना एक अलग स्थान किलों में रखता है। और इसके जो मुख्य द्वार हैं, उस द्वार से जब इसको हम देखते हैं तो निश्चित ही ऐतिहासिक और स्थापत्य कला के विभिन्न नमूनों को देखकर, विभिन्न कलाकृतियों को, उनके उदाहरणों को देखकर हमारे हृदय में ये निश्चित रूप से भाव उठता है कि उस काल के दुर्ग, उस काल के किले निश्चित रूप से सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण और शक्तिशाली होती थी। तो मेहरानगढ़ दुर्ग भी राव जोधा ने अपने इस शहर मेहरानगढ़ को बसाकर उन्हीं के नाम से इस शहर का नाम जोधपुर हुआ। और जोधपुर अपने एक भौगोलिक नाम के लिए भी जाना जाता है, वह नाम है सन सिटी अर्थात सूर्य नगरी। यह नाम इसलिए भी सर्वविदित है कि पूरे भारत में सर्वाधिक समय के लिए सूर्य देवता जोधपुर में ही अपना प्रकाश बिखेरते रहते हैं। सूर्य देव सर्वाधिक समय तक जोधपुर में ही विराजमान रहते हैं, इसीलिए यह शहर एक भौगोलिक सन सिटी के नाम से भी प्रसिद्ध है। एक अन्य सिटी परकोटे के भीतर इस सूर्य नगरी में बहुत सारे मकान जो हैं वो ब्लू रंग में हैं, नीले रंग में। तो निश्चित रूप से एक अन्य नाम इसे यह भी दिया गया जोधपुर को ब्लू सिटी। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि ये ब्लू सिटी नाम किसने दिया? निश्चित रूप से कंप्यूटर क्षेत्र में एक नाम है
और वह नाम है, वह कंपनी का नाम है माइक्रोसॉफ्ट। और माइक्रोसॉफ्ट के ऑनर माइक्रोसॉफ्ट के मुखिया बिल गेट्स ने ये नाम दिया था कि जोधपुर के अधिकांश घरों का रंग उन्हें किले से, मेहरानगढ़ से, आप ये कहें कि वह ब्लू दिखाई दिया, और वो आज भी ब्लू है। शहर का वो हिस्सा जो आप ये कहें पश्चिम की तरफ से हम देखें तो आधा हिस्सा जो है वो मकानों का जो रंग है वो ब्लू सिटी है। और बिल गेट्स ने ब्लू सिटी नाम देकर इस भौगोलिक नाम को और भी सुंदर बनाया। तो निश्चित रूप से मेहरानगढ़ आज भी अपनी दुर्गों के रूप में एक अलग पहचान रखता है, और यह दुर्ग अपनी विभिन्न युद्धों के लिए भी जाना जाता है। तो निश्चित रूप से यह दुर्ग राव जोधा द्वारा निर्मित एक बहुत ही मध्यकाल की एक बहुत ही स्थापत्य कला का एक सुंदर उदाहरण भी है। मैंने आपसे निवेदन किया था कि नाथ संप्रदाय के साधुओं का प्रमुख स्थल जोधपुर भी रहा है, और कालांतर में चलकर जब हम मानसिंह एक राठौड़ वंश के शासक की बात करते हैं, जिन्होंने तो निश्चित रूप से नाथों को तो बहुत ही प्रमुख आश्रय देकर उनके साहित्य को, उनकी पुस्तकों को, उनके ग्रंथों को एक नया आयाम भी दिया था। और महामंदिर में माननाथ जो आप ये कहें नाथ संप्रदाय की एक शाखा है, उसका एक भव्य मंदिर भी बनाया था। तो निश्चित रूप से महामंदिर में यह स्थान आज भी बना हुआ है। नाथ संप्रदाय के साधु निश्चित रूप से योगिक क्रियाओं के लिए जाने जाते हैं, और इनमें कनफोड़ा नाथ भी होते हैं जो अपने कानों को फोड़कर बड़ा बड़ा कुंडल पहने रहते हैं। नाथों ने विभिन्न साहित्य की रचना भी की है। जब हम साहित्य की बात करेंगे तो इनका उल्लेख अवश्य करेंगे। तो निश्चित रूप से राव जोधा ने यह दुर्ग बनाकर जयपुर के बाद राजस्थान के या राजपूताने के इतिहास में अपना एक अलग ही नाम, एक अपनी अलग ही पहचान बनाई। राव जोधा के पश्चात हम जब जिस शासक का नाम लेना चाहेंगे वह राव रणमल हैं। राव रणमल का काल 1427 से 1438 ईस्वी है। सॉरी, यह जो राव जोधा से पहले के प्रमुख शासक हैं राव रणमल, और राव रणमल का काल जो है 1427 से 1438 का रहा है। राव रणमल ने अपनी बहन का विवाह राणा लाखा के साथ करके ये मेवाड़ के राजनीति में सर्वे सर्वा बन गए थे। किंतु हम ये देखते हैं इतिहास के प्रश्नों में कि कालांतर में मेवाड़ में राव रणमल जो है उनके प्राण पखेरु उड़ गए थे और वहीं उनकी हत्या हो गई थी। तो इन्हीं के सर्वे सर्वा जो थे राव रणमल, जो मेवाड़ की राजनीति में अपनी बहन का विवाह करके एक प्रमुख सर्वे सर्वा और शक्तिशाली बने थे, लेकिन कालांतर में उन्हें अपने प्राणों का त्याग करना पड़ा। और इन्हीं के पुत्र राव जोधा ने निश्चित रूप से ये कहें कि जोधपुर की स्थापना करके 1459 में आप ये कहें कि एक अलग ही पहचान बनाई थी। इसलिए कहा भी जाता है, एक पंक्तियाँ भी पंक्ति के रूप में कही जाती है, जोधा भाग सके तो भाग थारो रणमल मारे हो जाए, कि ऐसे कुछ चारण कवियों ने कविता लिखी थी कि जब इनके पिता राव रणमल, जब उनके प्राणों का संकट मेवाड़ में हुआ था तो इन्हें इस प्रकार से सूचित भी किया गया था कि आप वहाँ जाओ
और अपने पिता के प्राणों की रक्षा करो। ये ऐसी पंक्तियां भी हमें सुनने देखने को मिलती है। राव जोधा के पश्चात जो हमारे सामने आते हैं वो राव गांगा, जो राठौड़ वंश के एक शासक हैं। राव जोधा के पश्चात राव गांगा। राव गांगा का कार्यकाल 1515 से 1531 का रहा है। और राव गांगा ने अपने पुत्र मालदेव के नेतृत्व में 4000 सैनिक भेजकर राणा सांगा, जो खानवा के युद्ध में जहूरुद्दीन बाबर की सेना का सामना कर रहे थे, अपनी सेना भेजकर उस युद्ध में भाग लिया था। तो गांगा ने अपने पुत्र मालदेव को, जो अपनी वीरता के लिए भी जाने जाते हैं, और इस प्रकार से महाराणा सांगा के उस खानवा के युद्ध में यहाँ के सैनिकों को भेजकर अपनी एक अलग पहचान बनाई थी। राव गांगा के पश्चात हमारे समक्ष राव मालदेव आते हैं, जिनका कार्यकाल 1536 से 1568 1536 से 1568। राव मालदेव का, जो राठौड़ वंश के एक बड़ी ही शक्तिशाली शासक रहे, और उनका कार्यकाल सन 1531 से 1562 तक का रहा। और मुस्लिम इतिहासकारों ने राव मालदेव को हिंदुस्तान का हस्मत वाला शासक कहा है। तो राव मालदेव हस्मत वाला शासक के रूप में इतिहास के पन्नों में अमर हैं। तो राव मालदेव हर्षवर्धन वाला शासक के रूप में प्रसिद्ध हुए, और 5 जनवरी 1544 को गिरी सामेल का युद्ध इन्हीं के नाम से प्रसिद्ध है। गिरी सामेल का युद्ध जो 5 जनवरी 1544 को शेर शाह सूरी और राव मालदेव के बीच हुआ था, और वीर जयता कुपर युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए थे। और शेर शाह सूरी ने इस युद्ध में अपनी विजय बड़ी मुश्किल से प्राप्त की थी, और शेरशाह को ये कहना पड़ा कि एक मुट्ठी बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो बैठता।